Okay, welcome back my dear students. CMA फाइनल SCM का जून 24 का पेपर सॉल्विंग आपको करके दे रहा हूँ. If you want to avail this, you can just check our SJC's Telegram channel. Link is t.me/SJC Institute. एक साथ है, कोई स्पेस नहीं है. और सेकेंडली, अगर आप हमारे स्टूडेंट है, क्लास कर रहे हैं, तो आपको क्लास नोट्स के ड्राइव में मिल जाएगा. थर्ड ऑप्शन है कि ये वीडियो यूट्यूब में भी है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है फ्री नोट्स का, आप उसको भर के एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए. उस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन से जाके सारे हमारे फ्री नोट्स ले लीजिए. राइट. ये पेपर को देखने का मजा तब है जब आप इसको एक बार अटेम्प्ट करके आए. अगर आप सीधा सीधा आ गए तो उतना मजा नहीं आएगा जितना पेपर सॉल्व करके आके देखोगे तो मजा आएगा. मैं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं कोई आपको टिप्पणी नहीं दे रहा कि क्या आया था नहीं आया था. अगर पेपर मेरे से पूछे किस तरीके का था तो मैं बोलूँगा बेसिक पेपर था, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं था, तो स्टैंडर्ड पेपर था बस. अब जिसका पढ़ा हुआ है वो जरूर करके आएगा. कोई भी सम्स में कोई बहुत ज़्यादा मसाला नहीं था. कोई एक सम है जो पर्टिकुलरली मुझे लगा कि थोड़ा सा टिपिकल है, वो लीनियर प्रोग्रामिंग का, और बाकी सब अचीवेबल क्वेश्चंस ही थे. चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है. पहला क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ब्लू ओशन स्ट्रेटजी. दिस इज एमसीक्यू सेक्शन एंड ब्लू ओशन स्ट्रेटजी आप लोग पढ़ें. उसका मेन काम है कंपटीशन से दूर होके काम करना, दैट इज टू मेक द कंपटीशन इरेलेवेंट. मैंने चैप्टर नेम भी बगल में लिख दिया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. Which of the following quality cost is incurred in the process of uncovering defect? Process of uncovering defect is also called as inspection, and उसमें जो cost लगता है उसका नाम है appraisal cost. थर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल्स रिलेटेड मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपको दिया हुआ है और बोल रहा है एक्चुअल परचेज प्राइस निकालो. तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, MPV इज इक्वल टू SP माइनस AP इंटू AQ. इसी को ब्रैकेट ओपन करे तो ऐसा बनेगा और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्राइस निकालने बोल रहा है, तो इसकी प्राइस निकालने आपको आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करके. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटर में भी ये सब किया हुआ है. नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग का एक ब्रेक इवन सेल्स का क्वेश्चन है. ये भी इंटर का सेम सम्स है, फाइनल में भी बेसिक्स में किए, इंटर में भी किए, जिसमें ब्रेक इवन सेल्स दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, MOS रेशियो दिया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट पूछ रहा है. तो MOS रेशियो 40% है तो ब्रेक इवन सेल्स 60% होगा. ब्रेक इवन सेल्स 375 है, वो इक्वल टू 60% ऑफ सेल्स है, तो सेल्स निकल जाएगा 375 बाई 60% करके. फिर आपको बोल रहा है सेकंड पॉइंट में कि ब्रेक इवन सेल्स मालूम है तो आप फिक्स कॉस्ट भी जानते हो, तो PV रेशियो निकाल लो. फिर MOS का वैल्यू लेकर, MOS विल बी 40% ऑफ सेल्स के हिसाब से, सेल्स 625 उसका 40% 250 होता है, तो MOS इज प्रॉफिट बाय PV रेशियो. PV रेशियो इधर से आ गया, प्रॉफिट आपको निकालना है. आप और कोई भी तरीका से कर सकते हो, आंसर आना चाहिए. सर ये सब जब सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो क्या हम लोगों को वर्किंग दिखाना है? नहीं, वर्किंग मांग नहीं रहा है इंस्टीट्यूट, बट आपको वर्किंग करके तो सॉल्व करना, नहीं तो सब रॉन्ग हो जाएगा. तो वर्किंग कहाँ करेंगे सर? वर्किंग अपने आंसर स्क्रिप्ट में स्टार्टिंग में आप वर्किंग नोट्स लिख कर आप करते चले जाएंगे, है ना. स्टार्टिंग का 2-3 पेज आप वर्किंग नोट्स के लिए यूज़ कर लो और फिर आप अपना आंसर्स हेडिंग प्रॉपर देकर 1 बाय 1 लिख दो. आंसर के साथ नीचे नीचे क्या बोलते हैं, सब बस 1 2 3 4 करके आंसर लिखना है, दैट्स इट. आंसर में कोई वर्किंग नहीं दिखाना है. वर्किंग अपना अलग से कर लो और आंसर अपना अलग से एक साथ इकट्ठा प्रेजेंट कर देना. जब आंसर प्रेजेंट करोगे तो जैसे इंस्टीट्यूट प्रेजेंट करता है ऐसे बस इस तरह से प्रेजेंट करोगे, कोई वर्किंग नहीं दिखाना है. वर्किंग अपना आप अलग से पहले कर लो, 2 पेज पहला वर्किंग के लिए रख लो, फिर आप आंसर सीधा प्रेजेंट कर देना. राइट. मतलब एक एक का वर्किंग करोगे, फिर नीचे आंसर लिखोगे, फिर वर्किंग करोगे, आंसर लिखोगे, तो खोज नहीं पाएगा, वो मिस्टेक कर देगा चेकिंग करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पे ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है. पे ऑफ मैट्रिक्स गेम थ्योरी का, जिसमें आपको बोल रहा है वैल्यू ऑफ गेम निकालो मैक्सिमिन और मिनीमैक्स प्रिंसिपल से. तो प्लेयर ये हमेशा मैक्सिमिन खेलता है, प्लेयर भी मिनीमैक्स खेलता है, तो मैक्सिमिन के हिसाब से मिन 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 दोनों से रो से निकाला और जो मिन 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 में मैक्स है उसको सर्कल कर दिया, और मिनीमैक्स के हिसाब से मैक्स 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 कॉलम से निकाला और जो मैक्स में मिन है उसको सर्कल कर दिया. जो दोनों का वैल्यू वो सेम है तो जीरो सम गेम है और वही वैल्यू ऑफ गेम है, तो आंसर इज 6. नेक्स्ट, टारगेट कॉस्टिंग का एक बेसिक क्वेश्चन है. इसमें ये कह रहा है कि कंपनी का कैपेसिटी है 4 लाख यूनिट, अभी बना रहे 1 लाख यूनिट, प्राइस है 5,000, और हम लोगों का डिमांड आफ्टर डिमांड वुड बी डबल्ड इफ द प्राइस इज रिड्यूस बाय 500 पर यूनिट. सो आई प्रेजेंटेड दिस वे कि 5,000 है तो डिमांड 1 लाख है, अगर 500 रुपीज़ रिड्यूस करें तो डिमांड 2 लाख होगा, और 500 रिड्यूस करेंगे तो डिमांड 4 लाख होगा.
एंड इसी के हिसाब से दिया हुआ इफ कंपनी एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम मार्जिन ऑफ 25%, व्हाट वुड द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस हम लोगों का फुल कैपेसिटी पे आपको निकालने बोल रहा है, तो फुल कैपेसिटी पे प्राइस है 4000, उस पर आपको मार्जिन 25% सब्ट्रैक्ट करना है, तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगा 3000। गॉट इट। नेक्स्ट लर्निंग कर्व का, लर्निंग कर्व इज द नेक्स्ट कैलकुलेशन। इसमें बोल रहा है कि कंपनी ने एक कोटेशन बनाना है which is named as product D, and time taken for the first unit is 30 hours. Company expects 85% learning rate, whose index is given. The quotation should be based on the final output, which is expected to end after they have produced 200 units. That means you have to find the time per unit for 200th unit. तो 200th यूनिट का टाइम आपको पता करना है, उसके लिए नीचे में वैल्यूज दिया हुआ है। तो 200th यूनिट का पता करने के लिए फर्स्ट टाइम फॉर फर्स्ट 200 यूनिट्स, टाइम फॉर फर्स्ट 199 यूनिट्स यू हैव टू फाइंड। सो फॉर दैट यू हैव टू यूज लर्निंग कर्व इक्वेशन। सो टाइम फॉर फर्स्ट 200 यूनिट्स के लिए इक्वेशन जब यूज करोगे तो इक्वेशन गिव्स अस द एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 200 यूनिट्स। सो यू हैव टेकन एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर 200 यूनिट्स एज फर्स्ट वाला का टाइम इंटू 200 टू द पावर लर्निंग कर्व इंडेक्स, और इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू पुट करके ये आंसर आ गया। और उसी तरह से 199 यूनिट्स का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आंसर आ गया। और फिर इन दोनों से आपने टोटल टाइम पता करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, इसका टोटल टाइम पता करना है। 8.6601 इंटू 200 करके टोटल टाइम फॉर फर्स्ट 200 यूनिट्स, देन टोटल टाइम फॉर 199 यूनिट्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आपका 6.63 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स को लेकर यहाँ पर एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। बोल रहा है फॉर 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट आपको मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी कॉस्ट और मशीन मटेरियल ऑर्डरिंग ओवरहेड्स दिया हुआ है। और यहाँ पे ना ये इन्फॉर्मेशन कोई काम का नहीं है। मशीन आवर्स आर 1.5 per unit and number of material orders are 6 per unit. The question is asking machine oriented cost per unit and material ordering cost per unit. The question is asking machine oriented cost per unit and material ordering cost per unit, which is very simple to calculate, which is you can just divide this and this by 500 units. Since there is only one product 500 units, तो आप सीधा overheads को उस unit से divide करो तो cost per unit आ जाएगा। अगर यहाँ पे दो product होते 500 units of A and 200 units of B, तब थोड़ा सा दूसरा रूट लेना पड़ता है, तब हम लोग को एक्टिविटी वाइज रेट पर ड्राइवर लेकर उस ड्राइवर से उसका कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ता है। बट अभी ड्राइवर के पास जाने का दरकार ही नहीं है, अभी आप डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते थे बिकॉज देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट। हाउएवर इफ यू फाइंड ड्राइवर बेस्ड रेट देन यू विल हैव टू फाइंड द टोटल ड्राइवर विच वी कॉल एज बेसिस, and total driver for machine oriented activity will be total machine hours, which is 1.5 into 500 750, and here it is total orders, which is 6 into 500 3000, and if you divide this two you will get the rate, which is rate per driver. And if you see, interestingly, these are also available in the option, but this is not the correct answer. The correct answer is just divide by 500 and you get the rate, and you have to just take this as the correct answer. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गूगली था। नेक्स्ट डेटा एनालिटिक्स से क्वेश्चन है जिडॉक्स टूल का। अब क्या इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप ऐसे गूगल करोगे जिडॉक्स टूल क्या कर सकता है, तो आपको लगेगा सब कुछ कर सकता है जो यहाँ पे दिया हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ जिडॉक्स टूल, तो आंसर है इसका बी एंड सी ओनली, दीज टू आर नॉट द फीचर ऑफ जिडॉक्स टूल। वाई इट इज़ नॉट द फीचर ऑफ जिडॉक्स टूल? बिकॉज इफ यू विल रेफर द इंस्टीट्यूट मैट, in institute mat they have given the features as just the point A, they have not given the features of B and C. But in real world Xerox tool is capable of doing both A, B and C, मतलब both all of A, B and C, all of A, B and C. But ठीक है, let's go by the institute. So this is very typical here. Make sure that you have to by heart only, and इसमें mistake होने का chance हो सकता है। Next ये अच्छा conceptual question था कि analysis of data set has revealed that profit of business is reduced for financial year 22-23। तो profit reduce हुआ है, तो किस तरह का analysis है? तो इसका आंसर है दिस इज डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है जॉब रिक्वायर्स 800 kgs ऑफ मटेरियल एंड 500 kgs ऑफ मटेरियल आर इन स्टॉक। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ मटेरियल वाज 300 बट करंट रीसेल वैल्यू इज ओनली 200। करंट रिप्लेसमेंट प्राइस ऑफ द मटेरियल इज 0.8। व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर जॉब?
सो यहाँ पे नेचर नॉट मेंशन्ड, नेचर क्या है इसका नहीं बताया, तो आप अज्यूम करोगे नॉन मूविंग। मैंने क्या बताया था क्लास में, हमेशा यही बताया था कि कुछ नहीं बोलता है तो नॉन मूविंग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 800 केजीज चाहिए, 500 केजी स्टॉक में है, तो वो रीसेल वैल्यू पे दे देंगे और बाकी रिमेनिंग नया खरीद के दे देंगे, तो टोटल कॉस्ट आएगा 440। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से है। बहुत बच्चे मैक्सिमम मिनिमा को इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बट बेसिक सम्स करके जाना जरूरी होता है जिससे एमसीक्यूज हैंडल कर पाए। तो मैक्सिमम मिनिमा में ये रेवेन्यू का एक क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एम आर बोल रहा 25, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो एम आर आप कैसे निकालते हो, एम आर इज डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका अगर डेरिवेटिव ले लोगे तो आपका एम आर आ जाएगा, और जो भी डेरिवेटिव आ रहा है इक्वल टू 25 करके सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू जो आ रहा है, एक्स का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पर एक आ रहा है -3 और दूसरा आ रहा है 5। एक आ रहा है -3 और दूसरा आ रहा है 5, तो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, आंसर इसलिए 5 होगा। फिर असाइनमेंट से क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन अ मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड टू मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड। तो उसका आंसर है रिग्रेट मैट्रिक्स, उसको अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट सिमुलेशन के लिए क्या बोला हुआ, द इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर सिमुलेशन अप्रोच इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज और आर। तो सिमुलेशन के मॉडल बनाने के लिए सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ये अगेन थ्योरेटिकल चीज़ है, इसमें भी मिस्टेक होने का संभावना है अगर आप क्लास का नोट्स में या इंस्टीट्यूट का मैट में थ्योरी ठीक से नहीं पढ़े हैं तो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन आया है जो उसमें बोल रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड टाइम इज 20, मोस्ट लाइकली टाइम इज 19 एंड पेसिमिस्टिक टाइम इज 28। तो व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी। तो वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है TO - TP by 6। सो TO यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे T दिया हुआ है। T कैसे आता है, T का फॉर्मूला है TO + TP + 4TN/6। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो TO आ जाएगा, और फिर SD निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, TO - TP/6 करेंगे। तो अच्छा ये वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस इज SD², तो यहाँ पे होल स्क्वायर करना है, तो ये SD का फॉर्मूला है, फिर वेरिएंस इज इक्वल टू 2 के जगह 4, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉर्मली सोचो ऑप्शन में 2 भी दिया हो ना, तो आदमी 2 भी टिक करके आ सकता है, क्योंकि उसको ध्यान नहीं रहता है SD क्या है और वेरिएंस क्या है। वेरिएंस इज ऑलवेज SD²। तो ये था MCQ, आपने देखा बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया। अगर आप MCQs को एग्ज़ाम में करते तो 30 मार्क्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली आप 54 मिनट्स अफोर्ड कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने में अभी जैसे डिस्कस कर रहा हूँ तो 12-13 मिनट लगा, बट अगर आप सॉल्व करते तो आपको 45 मिनट्स 50 मिनट्स तो मिनिमम लगता ही। तो इसीलिए जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको एसेस नहीं होगा कि आप पेपर सॉल्विंग से क्या गैदर कर पा रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व इट बिफोर यू आर चेकिंग विथ मी हियर। द सेम इज विद दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, भले ही आप पहली बार देख रहे हो, अगर आप एक बार बैठ के सॉल्व करोगे, भले ही उसके लिए आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, तो आपका ब्रेन खुल जाएगा और फिर आप चेक करोगे तो आपको लर्निंग होगी। अभी आप सीधा सुनोगे और देखोगे तो लर्निंग नहीं होगी, अभी बस खाली एक फॉर्मेलिटी होगी कि आपने देखा है। आप पहले क्या किया हुआ है तो जरूर देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है, डिसीजन मेकिंग का है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्वेश्चन है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन कैसे काम करने बोल रहा है, इसको जैसे क्या है ना, हम लोग पढ़ते पढ़ते कुछ वर्किंग कर लिए। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 5000 यूनिट्स ऑफ ZN100 and for this it is making full use of its capacity। तो selling price and total cost associated with ZN100 are, तो कैपेसिटी अभी बोल रहा है फुल यूज़ हो रहा है 5000 यूनिट बनाने पर। सेलिंग प्राइस है 900, कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल दिया हुआ है, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है विच इज़ एट द रेट ऑफ ₹100 पर आवर। तो 100 और 150 देख कर समझ में आ गया 1.5 आवर्स पर यूनिट होगा। 1.5 आवर पर यूनिट और 5000 यूनिट देख के समझ में आ गया कि 7500 मशीन आवर्स होगा। तो ये 7500 मशीन आवर्स हमारा कैपेसिटी है, और हम लोग अभी इसको बना रहे हैं, बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस 900 है, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल 200 है, और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 150 है। फिर बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है, फिर मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट है, बट यहाँ लिखा नहीं कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। तो ये सब टोटल ओवरहेड होंगे। नीचे थोड़ा कहीं ब्रेकअप दिया हो सकता है, एक बार बाद में जाके देखेंगे। ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ। अगर कंट्रीब्यूशन लिखा होता तो सब वेरिएबल होता, ऑपरेटिंग इनकम लिखा मतलब इसमें फिक्स भी हो सकता है। तो ये भी एक छोटा सा ट्विस्ट है कि क्वेश्चन पढ़ के ये चीज़ क्लिक करना चाहिए।
फिर नेक्स्ट बोल रहा है कंपनी कैन सेल एडिशनल 3000 यूनिट्स ऑफ Z100 इफ इट कैन आउटसोर्स दोस यूनिट्स, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो और सेल करने का गुंजाइश है। फिर बोल रहा है AOB लिमिटेड एक सप्लायर मिला है एज अग्री टू सप्लाई 6000 ऑफ Z100 पर ईयर, मतलब इसी Z100 का आप 6000 उससे करवा सकते हो एट अ प्राइस ऑफ 650 पर यूनिट डिलीवर्ड एट जोयंस फैक्ट्री। सो सब कॉन्ट्रैक्टिंग का प्राइस होगा 650। Zoyan Limited can use its facility to produce an alternative product which is ZN200। तो Zoyan Limited आप क्या कर सकते हो, एक और प्रोडक्ट बनवा सकते हो थ्रू ZN200। इट कैन सेल अप टू 12,000 यूनिट्स ऑफ ZN200 एनुअली, मतलब अगर ये फैसिलिटी खाली हो जाए इट कैन यूज इट्स फैसिलिटी टू प्रोड्यूस अनदर प्रोडक्ट ZN200 जिसका हम लोग 12,000 यूनिट्स एनुअली बेच सकते हैं। उसका प्राइस और टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसका हमने भी 0.5 आवर्स पर यूनिट देखा यहाँ पर 100 और 50 के रिलेशन से, तो ये डिटेल हम लोगों को मिला। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है अदर इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। Zoyan यूज मशीन आर एज द बेसिस फॉर असाइनिंग फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर द करंट ईयर इज 3 लाख। दिस कॉस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। सो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऊपर में असाइन किया हुआ है, और वो किसके हिसाब से असाइन किया हुआ है, मशीन आवर के हिसाब से। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अमाउंट है 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइड बाई अगर आप करोगे पर यूनिट पे, तो पर यूनिट पे कितना आएगा, अगर आप ठीक से देखोगे 3 लाख बाई पर यूनिट है 5000, तो पर यूनिट आ रहा है 60, और अगर आप पर आवर से करोगे, पर आवर डिवाइडेड बाई 7500 है, तो इट इज़ कमिंग 40 पर मशीन आवर, और अल्टीमेटली 1.5 आवर फॉर ZN100 लग रहा है, तो it will become 60 per unit if you go from our route, or otherwise you can just take per unit is 60 rupees. So you can understand that here whatever manufacturing overhead is there 180 में 60 rupees fixed है। So variable कितना है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, वेरिएबल 120 इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल कितना लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है, समझ गए। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट आर, अगर आप परचेज करोगे ZN100 को तो 40, मैन्युफैक्चर करोगे तो 80, और ZN200 के लिए 60, और फिक्स मार्केटिंग एंड एडमिन कॉस्ट आर 6 लाख। दिस कॉस्ट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। तो वेरिएबल मार्केटिंग एंड एडमिन का अगर आप देखोगे तो वो अमाउंट है यहाँ पर जो दिया हुआ था, वो डायरेक्ट लिख दे 80 रुपीज़। सो इन चारों से हम लोगों का टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो सेलिंग प्राइस में टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो रिजल्ट आ गया कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो रिजल्ट आ गया कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट किए तो रिजल्ट आ गया कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन, और फिर मशीन आवर से मैंने डिवाइड करके कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर भी निकाल दिया। क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी लिमिटेड है, तो लेट्स ऑप्टिमाइज द कैपेसिटी बाय अंडरस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। फिर मैंने एक और वर्किंग यहाँ पे पढ़ते पढ़ते कर लिया कि यही चीज़ को सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 900 रुपीज़ में ही बिकेगा, बट सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जो रेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है 650 रुपीज़, तो 650 रुपीज़ ही हमारा कॉस्ट पड़ेगा। बट उसके समय भी यहाँ पर बोला है कि वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट आपका लगेगा 40 रुपीज़, तो 40 रुपीज़ कॉस्ट हमने यहाँ पे ले लिया, तो अकॉर्डिंगली सब कॉन्ट्रैक्ट के समय हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 210, और फिर तो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं इसलिए हम लोग मशीन आवर लेकर रैंक करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर नहीं निकाले। फिर इसी तरह से वर्किंग हमने इसका भी कर लिया कि सेलिंग प्राइस 600 है, मटेरियल कॉस्ट 200 है, वेरिएबल मशीन ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम है, मार्केटिंग कॉस्ट नीचे में दिया हुआ था, और ये वेरिएबल मार्केटिंग ओवरहेड कैसे आ रहा है, पहले फिक्स कॉस्ट हम लोग 3 लाख रुपीज़ जो देख रहे थे वो लेंगे, बट डिवाइड बाई इस बार 12,000 करके रेट पर यूनिट निकाल लिया 25। ना वो आपने ऐसे क्यों किया, बिकॉज वही कैपेसिटी पूरा का पूरा इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आपका रेट पर आवर है 1.5 मशीन आवर के हिसाब से, सॉरी यहाँ पे था रेट पर आवर 40 पर आवर, अगर आप पर आवर के हिसाब से देखोगे तो 40 पर आवर था, और यहाँ पे आवर कितना है, यहाँ पे आवर कितना है 0.5 है, तो 40 इंटू 0.5 करने से यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर
तो उससे आप देखो कितना आ रहा है, 40 इंटू 0.5 करके हाउ मच यू आर गेटिंग। यू आर गेटिंग 20 रुपीज। गॉट इट? कितना मिल रहा है? 20 मिल रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है, इसको ठीक से समझना है, कैचअप करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इफ वी आर एलोकेटिंग ₹3 lakh to entirely those 5,000 units which we are manufacturing presently, which is ZN100, so the rate per unit is coming 3 lakh by 5,000, which is 60 rupees. So you can understand that fixed is 60 rupees and remaining would be variable. Okay, so this also means that कि जो fixed cost है वो 5,000 into 1.5 7,500 hours में allocate हो रहे हैं। करेक्ट? तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, 3 लाख है हमारे पास। अब क्या हो रहा है, 3 लाख है हमारे पास। इस 3 लाख में अगर हम ZN200 बनाने लग रहे हैं तो ZN200 का कितना बनेगा, 12,000 यूनिट। 12,000 यूनिट के लिए हम कितना आवर्स यूज करेंगे? 12,000 यूनिट के लिए हाईएस्ट में 12,000 है ना, आवर्स कितना यूज करेंगे? 0.5 के हिसाब से 6,000। दैट मीन्स 1,500 आवर्स आर लेफ्ट आइडल, राइट? तो स्टिल 1,500 आवर्स कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर द अदर प्रोडक्ट विच इज ZN100। अगर हम ZN200 में भी जाएं तो we still have 1,500 hours of capacity left which can be charged to again the ZN100 one. Now which one we will produce first, that is different, but we have the capacity enough to accommodate some units of the other product also. तो उस समय आइडियल कैलकुलेशन क्या कहता है? आइडियल कैलकुलेशन कहता है कि you should charge fixed cost on the basis of 40 per machine hour. तो यहाँ पे जो fixed cost है वो होना चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट वो होना चाहिए 40 इंटू 0.5 के हिसाब से 20 रुपीज। दिस इज आइडियल कैलकुलेशन। ओके, आइडियल कैलकुलेशन इज दिस वन। दिस इज व्हाट कॉमन सेंस इज सेइंग, व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज सेइंग। हैव आई बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? आई वुड हैव सॉल्व्ड लाइक दिस. But when I solved like this, the answer with institute was not telling. So to help you understand the difference in the answer, I have solved the way institute has solved. Institute ने बोला कि ये जो fixed cost है 3 lakhs, आप उसको पूरा 12,000 से डिवाइड करके रेट निकाल लो 25. That means the entire fixed cost is being allocated to this product only if you are producing this product. तो उससे आपका ये 25 आएगा और उससे वेरिएबल ओवरहेड 35 आएगा और उससे फिर कंट्रीब्यूशन 255 आएगा और आवर पर यूनिट 0.5 है तो कंट्रीब्यूशन पर आवर 510 आ रहा है. तो सिंस आवर कैपेसिटी इज लिमिटेड वी हैव टू चूज विच वन टू प्रोड्यूस फर्स्ट, सो विल चूज दिस और दैट. तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर आवर आ रहा है 233, यहाँ पे आ रहा है 510. तो विल प्रेफर मैन्युफैक्चरिंग ZN200 and whatever remaining capacity is there that you can use obviously to produce ZN100, but you should also see make और सब कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन ऑफ ZN100. सब कॉन्ट्रैक्ट करके 210 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, मेक करके 350 आ रहा है. तो विल प्रेफर मेकिंग एंड देन विल प्रेफर सब कॉन्ट्रैक्टिंग. तो फ्लो क्या बनेगा कि कैपेसिटी हमारे पास 7,500 की है. पहले हम चेक करेंगे कि ZN100 को मेक करना है कि सब कॉन्ट्रैक्ट करना है. तो आंसर इज मेक करना है. फिर मेक करना है तो दो ऑप्शन है, ZN100 को मेक करना है कि ZN200 को मेक करना है. तो आंसर इज पहले ZN200 को मेक करना है. तो ZN200 के लिए कितना कैपेसिटी चाहिए? 12,000 यूनिट्स के लिए 0.5 के हिसाब से 6,000 घंटा चाहिए. जो 1,500 बच गया, आप उस 1,500 में आप 1.5 से डिवाइड करके ZN100 का 1,000 बना लीजिए और रिमेनिंग जो ZN100 है वो आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो ZN100 का आपको सब कॉन्ट्रैक्ट कितना यूनिट्स करना है? आपके पास कैपेसिटी है 5,000 यूनिट्स, यहाँ पे आप बेच रहे थे, आप और 3,000 बेच सकते थे, 8,000 सेल कर सकते हैं. 1,000 आप यहाँ से मेक कर रहे हैं तो
सब कॉन्ट्रैक्ट से आप 7,000 तक ले सकते हैं, बट सब कॉन्ट्रैक्टर आपको 6,000 ही देगा, उसका उतना ही कैपेसिटी है, तो 6,000 ले लेंगे। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या बना, क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड और सब कॉन्ट्रैक्टेड कैसे है, रैंकिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग में पहले ZN100 और 200 में ZN200 प्रेफर्ड है। उसके भी पहले आप क्या चेक करोगे, पहले ZN100 मैन्युफैक्चर और सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रेफर्ड है, तो आंसर इज मैन्युफैक्चर इज प्रेफर्ड। सेकेंड यू विल चेक कि मैन्युफैक्चर्ड में ZN100 में जाएं कि ZN200 में जाएं, तो आप बोलोगे ZN200 में जाइए क्योंकि उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पर आवर आ रहा है, बिकॉज कैपेसिटी लिमिटेड है, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए जिसका कंट्रीब्यूशन पर आवर ज़्यादा है उस पर जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि 7,500 घंटा आपके पास था, तो कैसे एलोकेट होगा, तो पहले ZN200 को 6,000 दे दीजिए बिकॉज उसका रैंक 1 था, तो उससे 12,000 बन जाएगा, और ZN100 का रैंक 2 है तो उसको बैलेंसिंग फिगर का 1500 आवर्स दीजिए, जिसमें 1000 यूनिट्स यहाँ पे बनेगा, और आपका रिमेनिंग 6,000 जो मैक्स है उतना सब कॉन्ट्रैक्ट आप कर पाओगे। तो दिस इज द एलोकेशन ऑफ द एंटायर सिनेरियो। तो इसका फ्लो क्या बना, एक बार फिर से समझ लो। फ्लो बना कि सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कंट्रीब्यूशन निकाल लिए मेक का, सब कॉन्ट्रैक्ट का, और इसका भी मेक का, और क्वेश्चन पढ़ते समय एक ही ट्विस्ट था खाली, ये फिक्स कॉस्ट यहाँ पर जो आपका पर यूनिट आ रहा है 60, वो ZN100 के लिए तो ठीक है, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉर ZN200 क्या होना चाहिए, फॉर ZN200 क्या होना चाहिए, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द राइट अप्रोच, इट शुड बी 40 पर मशीन आवर इंटू 0.2 करके 20, बट ICMI has considered, ICMI has taken 3 lakh divided by 12,000 is equal to 25, then only the answer is telling with ICMI. So sir, in exam what we have to do, of course what ICMI has done, जो जीजा जी बोलेंगे वो हम करेंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो अभी ऐसे सम्स में जो इंस्टीट्यूट बोल रहा है वही कर लो वही, बट आइडियल कैलकुलेशन जो है वो मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया कि ये होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग का 3A। क्या बोल रहा है इसमें, देखो, MN कंपनी हैज़ प्रॉफिट सेंटर डिवीजन X and Y making product X and Y. Each unit of Y requires 1 unit of X, and Y can sell a maximum of 1 lakh units in the external market at a selling price of 200 per unit, right? फिर X has capacity to produce 2 lakh units of X. Variable cost is 15, fixed costs are 15 lakh. X can sell the following quantities in the external market. So you have to draw the question. हमेशा बताया क्वेश्चन को ड्रॉ करो। MN कंपनी है, X है, Y है, 2 लाख यूनिट्स है, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, ये 1 लाख यूनिट सेल कर सकता है, सेलिंग प्राइस 200 है। नाउ ये X के लिए दिया हुआ है कि एट डिफरेंट प्राइसेस इट कैन सेल दीज मैनी यूनिट्स, at different prices it can sell these many units, right? So question is asking Y can purchase its requirement from external market at 35. Y भी purchase कर सकता है from external market at rupees 35. So first question is assess what will be the best strategy for X if no demand from Y. तो अगर Y से कोई डिमांड नहीं आ रहा तो X इनमें से कोई सा एक सिलेक्ट करेगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो अकॉर्डिंगली वी हैव सॉल्व दिस एंड वी हैव अंडरस्टूड दैट द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू मीट द डिमांड ऑफ 1,25,000 यूनिट्स। सेकेंड बोल रहा है कैलकुलेट द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दैट X विल अग्री इफ X हैज़ टू सप्लाई 1 लाख यूनिट्स टू Y। सो X के पास कैपेसिटी है 2 लाख का, 125 उसका बेस्ट है, तो 75 आइडल पड़ा हुआ है, तो 75 तो ऐसे ही दे देगा वेरिएबल कॉस्ट पे, और बाकी 125 पे वो अपना जब काम करेगा तो कितना कंट्रीब्यूशन लॉस चार्ज करेगा। तो जस्ट थिंक ऑफ इट एंड देन लिसन टू माय सॉल्यूशन। एक बार अपने से सोचो फिर मेरा सॉल्यूशन सुनना। तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फर्स्ट 75,000 यूनिट्स के लिए 15 ही रहेगा, और नेक्स्ट 125 के लिए भी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, बट जो नेक्स्ट 125 है उसका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हम लोग लेंगे
to meet the demand of 1 lakh units, how much we'll have to sacrifice from here? Idle से आ जाएगा हमारे पास 75 और sacrifice होगा 25. ठीक है. अब sacrifice जब 25 होगा तो इसमें एक मिस्टेक होता है. जो बच्चे इस तरह का प्रैक्टिस नहीं किए होता है ना, उनके साथ एक मिस्टेक होगा. तो क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो ले लेते हैं करेक्ट 15 रुपीज़, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फिर वो ऐसे ले लेते हैं. कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बोलते हैं 25,000 यूनिट्स का लॉस्ट होगा, तो यहाँ पे पर यूनिट का आ रहा है 25 तो इंटू 25 कर लेते हैं और फिर उसको अपोर्शन कर देते हैं इन 1 लाख यूनिट्स. ऐसे कर देते हैं बच्चे. 25,000 into 25 by 1 lakh, which is wrong. 25,000 into 25 by 1 lakh is wrong. जब इस तरह का रेंज वाला दिया हुआ होता है तो आपको कैसे सोचना है, ये वाला तरीका से नहीं सोचना है. तब आपको सोचना है कि अगर वो इसको सेक्रीफाइस कर देगा 25,000 यूनिट्स को, तो वो 1 लाख यूनिट्स का डिमांड मीट करेगा. 1 लाख यूनिट्स का डिमांड मीट करेगा तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 30. तो दैट मीन्स सेक्रीफाइस कंट्रीब्यूशन इज 31.25 minus 30, that is 1.25. So that is the contribution loss, which was the thing to remember here. And that should be a portion to entire 1 lakh units which has been transferred to the next division. So accordingly we will get this transfer price. समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा 25,000, तो एक्सटर्नल सेल्स के लिए कितना बचेगा? 1 लाख बचेगा. तो एक्सटर्नल सेल्स का 1 लाख बचा, तो अकॉर्डिंगली उस 1 लाख का कितना होगा टोटल कंट्रीब्यूशन? उस 1 लाख का टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 30. तो पहले कितना कर रहा था? 31.25. तो लॉस्ट कितना हुआ? 1.25. लाइक दिस. नेक्स्ट, अगर थर्ड क्वेश्चन में पढ़ो तो क्या बोल रहा है? If Y agrees to accept partial supplies, assess and recommend what will be the X best strategy under no compulsion to transfer the maximum units. Calculate the quantity that X will agree to transfer and corresponding price, assuming both division agree to share the benefits of transfer equally. ये देखो, ये भी एक नया चीज़ है. Both division agrees to share the benefits of transfer equally. तो अगर Y agrees to accept partial supplies, तो 75,000 सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो आइडल पड़ा हुआ है. पार्शियल में 75,000 सप्लाई हो जाएगा. अब 75,000 का वेरिएबल कॉस्ट ऐसे 15 है, तो 15 पे ही तो ये ट्रांसफ़र करने रेडी है, बिकॉज उसके पास आइडल कैपेसिटी है, बट उसको कोई मोटिवेशन नहीं है, बेनिफिट नहीं है. और वही चीज़ वाई बाजार से 35 में खरीदता, 35 का चीज़ उसको 15 में मिल गया, तो बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफ़र कितना मिला वाई को? 35 माइनस 15 करके 20 रुपीज़. तो उसको डिवाइड बाई 2 करके दोनों में इक्वली डिवाइड कर दो, तो वो इक्वली डिवाइड कर 10 रुपीज़ आ रहा है, तो 10 रुपीज़ जोड़कर ट्रांसफर प्राइस निकाल दिया जाएगा. अब इफ़ यू हैव प्रैक्टिस दिस चैप्टर, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी हुई है चैप्टर की तो आपको लगेगा अरे बाप रे क्या हो रहा है, बट ये बेसिक क्वेश्चन था. अच्छा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है. वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें आपको 2 मशीन दिया हुआ है इवेल्युएट करने के लिए. एक का लाइफ 12 ईयर्स है, दूसरा का लाइफ 6 ईयर्स है. ओके. परचेज प्राइस दिया हुआ है, ट्रेड इन वैल्यू दिया हुआ है. ये एक थोड़ा सा ना, नहीं ऐसा सम किया हो तो एक मिस्टेक हो सकता है. ट्रेड इन वैल्यू का 2 मीनिंग होता है, एक एक्सचेंज वैल्यू होता है और एक सैल्वेज वैल्यू होता है. तो ये क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा था कि सिंस यहाँ पर रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो ये ट्रेड इन वैल्यू दिया हुआ है, तो ये ट्रेड इन वैल्यू ईयर 0 में मिलेगा. अगर ईयर 0 में इसको ट्रेड इन लेके चलोगे तो आंसर मैच नहीं कर रहा है. तो इसमें आंसर मैच कराने के लिए इसको अज्यूम किया जा रहा है एट द ईयर एंड. तो इसमें बहुत बच्चे जब एग्जाम में करके आएंगे तो ट्रेड इन वैल्यू ईयर 0 पे लेके कर लिए होंगे, क्योंकि हम लोग का हैबिट है ट्रेड इन वैल्यू ईयर 0 में पकड़ने का और सैल्वेज वैल्यू लास्ट ईयर में पकड़ने का. तो यहाँ पर ही हम लोग का मिस्टेक हो जाता. अब इंस्टीट्यूट ने गलत किया है, मेरे को तो लगता है. ट्रेड इन वैल्यू वर्ड एक्सचेंज वैल्यू यूज होता है स्टार्टिंग में जब रिप्लेसमेंट का सम हो तो. बट ठीक है, जो है सो है, ऐसे ही सीखना पड़ेगा. ठीक है. तो एनुअल रिपेयर कॉस्ट दिया हुआ, ओवरऑल कॉस्ट दिया हुआ है, वो कब लगेगा वो बता रहे हैं. फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट यानी कि डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी दिए हुए हैं. बोल रहे हैं विच मशीन शुड बी परचेज्ड. तो क्या करना है आपको? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. लाइफ अलग है तो डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर करके इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालना है. मैंने यहाँ पे कर दिया ऐसे. ईयर 0 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 38 और 26,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर कॉस्ट ले लिया, रिपेयर कॉस्ट 4 लाख और 520 है, तो उसका एन्युटी फैक्टर लेकर, यहाँ पे एन्युटी फैक्टर्स दिया हुआ है 6 साल का और 12 साल का, तो अकॉर्डिंगली पहला में 12 साल का, दूसरा में 6 साल का लेकर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिपेयर कॉस्ट ले लिया। ओवरऑल कॉस्ट जिस ईयर में हो रहा है उस ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ले लिया एज पर द डिस्काउंटिंग फैक्टर। और ट्रेडिंग वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू समझना है तो उसको स्क्रैप वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू लेकर माइनस कर देना है बिकॉज इट्स एन इनकम। तो अकॉर्डिंगली जो लास्ट ईयर है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका प्रेजेंट वैल्यू लेकर सब्ट्रैक्ट किया, टोटल कॉस्ट आया, और उसको जब एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आएगा। एन्युटी फैक्टर बोले तो 67.08 डिवाइडेड बाई जो भी यहाँ पर 6.81 और यहाँ पे 4.36 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 4A थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग में वी हैव 3 products here: selling price, material cost, machine hour, maximum annual demand, factory cost, and available machine hours are 35,000. B1 has to supply 25 units of product DN to Beta Limited as per a court judgment which cannot be denied. तो ये commitment सबसे पहले पूरा करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है rank the products using throughput accounting and prepare a statement showing optimal mix for maximization of profit। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेदर कोर्ट जजमेंट हैज अफेक्टेड द ऑप्टिमम प्लान ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ यस बाय विच अमाउंट। इसका मतलब सेकंड पार्ट में आपको बिना कोर्ट जजमेंट के फिर से ऑप्टिमम मिक्स बनाकर देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हमारा आ सकता था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट करके, फिर सिंस यहाँ पे मशीन आवर्स दिया हुआ तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालेंगे, फिर रैंक कर लेंगे, फिर ऑप्टिमम मिक्स विथ जजमेंट निकालेंगे विच इज बाय एलोकेटिंग द फर्स्ट आवर्स टू द DN जिसका जजमेंट आया हुआ है। फिर आपका रैंक के हिसाब से फर्स्ट रैंक VN का है, रैंक 2 जो है वो XN का है। तो आपका रिमेनिंग जो आवर्स था बैलेंसिंग फिगर से, टोटल आवर्स अगर आप देखेंगे तो कितना था 35,000 था, तो बैलेंसिंग फिगर वाला आवर्स हम लोग XN को दे दिया। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, नेट माइनस फिक्स कॉस्ट करके प्रॉफिट भी निकाला। और अगर जजमेंट नहीं आया होता तो हम सारा आवर्स पहले रैंक 1 को देते विच इज़ VN, फिर रैंक 2 को देते विच इज़ XN, फिर रैंक 3 को देते विच इज़ DN। तो अकॉर्डिंगली हमारा कंट्रीब्यूशन क्या आया होता वो हमने निकाला। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो पता चल जाएगा कितना का हम लोग को बिकॉज ऑफ जजमेंट लॉस हो रहा है। सेकेंड पार्ट एक थ्योरी क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, इसका आंसर आपको सही आंसर में मिल जाएगा, इंस्ट्रूमेंट में मिल जाएगा। इट इज़ एन इंडिकेशन कि आपको थ्योरी भी थोड़ा पढ़ के जाना है। कुछ 2-3 चैप्टर का थ्योरी आता है, पूरा थ्योरी का जो रिवीजन वीडियो वो हमारे यूट्यूब पे डाला हुआ, आप उसको ज़रूर सुन लीजिए एक बार, आपका काम हो जाएगा। एक बार अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आप एग्जाम का क्वेश्चन भी कर पाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट है देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्या है, वेरिएंस एनालिसिस है। वेरिएंस एनालिसिस में क्वेश्चन को पढ़ के प्रॉपरली पहले सजाना था, अगर सजा लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, बट सजाने का काम फिर से एक बार समझा के करवा देता हूँ। 18 वर्कर्स है, 12 टाइप 1, 6 टाइप 2 वर्क इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ रॉन्ट लिमिटेड ड्यूरिंग अ मंथ ऑफ 25 वर्किंग डेज। ईच टाइप 1 वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 8 यूनिट्स पर डे। 8 units per day, देखो ध्यान देखो, 8 units per day, and type 2 worker is expected to produce 10 units per day. The worker work on regular shift from 9 AM to 5 PM. 9 AM to 5 PM means it is 8 hours shift, and have a tea break in between 15 minutes and here 15 minutes, and also have a lunch break between 1 to 1:30. तो tea break, lunch break का कुछ नहीं करना है, to ignore because these are normal breaks. The actual production was 2000 units by type 1 and 1200 units by type 2. Standard wage rate per hour were 80 and 90, and corresponding actual was 90 and 100. During the month 16 hours was lost actually for both types of worker, which is also as per expectation for waiting for material and inspection. तो 16 आवर जो लॉस्ट हुआ ये भी एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है तो इग्नोर मार दो, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल वेटिंग टाइम एंड ब्रेक टाइम आर इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर प्रोडक्शन। तो इंक्लूडेड मतलब आपको उसको कुछ नहीं करना, वो टोटल आवर्स जो डेली का है वो 8 आवर्स है, उसके हिसाब से आपको वर्किंग करना है। तो इस सब को समझने का बस यही ट्रिक था कि जो ब्रेक टाइम है उसको इग्नोर मारना है। और डेटा क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड के हिसाब से,
they can produce 8 units per day, and in a day there are 8 hours. So we can understand type 1 can produce 1 hour में 1 यूनिट, और 1 यूनिट के लिए उनको 1 आवर लगेगा, और 10 यूनिट्स पर डे तो 10 यूनिट्स के लिए 8 घंटा लग रहा है, राइट। 10 यूनिट्स पर डे मतलब क्या हुआ, 10 यूनिट्स के लिए 8 घंटा लग रहा है, 10 यूनिट्स के लिए 8 घंटा लग रहा है, तो 1 यूनिट के लिए कितना घंटा लगेगा, 0.8 आवर्स लगेगा। तो दिस इज फॉर टाइप 2। और उन्होंने बनाया कितना है, उन्होंने बनाया है, यू कैन सी 1200 यूनिट्स एंड 2000 यूनिट्स, तो 2000 यूनिट्स एंड 1200 यूनिट्स है जिसका एक्चुअल रेट्स आपको दिया हुआ। तो एक कॉस्ट कार्ड बना दिया मैंने कि 2000 और 1200 यूनिट के लिए कितना टाइम लगना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, 2000 इंटू 1 2000, 1200 इंटू 0.8 960, रेट आ गया। और एक्चुअल में कितना आवर्स लगा है उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसे, एक्चुअल में आवर्स कितना लगा है उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा 25 वर्किंग डेज काम किए हैं 8 घंटा पर डे के हिसाब से, और टोटल आदमी हम लोग के कितने हैं, अगर आप देखोगे तो इसके 12 हैं, इसके 6 हैं, और आदमी में कोई चेंजेस नहीं है। तो अकॉर्डिंगली 12 आदमी 25 दिन 8 घंटा काम किया और 6 आदमी 25 दिन 8 घंटा काम किया, तो 2400 और 1200 ये आवर्स अवेलेबल था, जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से भी वही आ रहा है, एक्चुअल में भी वही आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक्चुअल आवर्स यही वाला आवर्स कॉपी हो जाएगा और फिर रेट दिया हुआ है, तो कॉस्ट कार्ड बन गया। अब आप आराम से सारा वेरिएंस निकाल सकते हो। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट, सॉरी स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ पूछा है। लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ इज 246,400। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस इन दोनों का डिफरेंस 246,400 एंड 336। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज डिफरेंस बिटवीन द आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, and labor idle time variance is nil because there is no abnormal idle time। normal idle time का कोई variance नहीं निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी वेरिएंस एनालिसिस का है, which is for variable overhead and fixed overhead। again by reading the question we have to jot down all the details given properly। so क्या दिया हुआ है यहाँ पे, Josin Limited, a manufacturing company using budgetary control and standard costing system has furnished the following information। standard overhead absorption rate per unit is 20, rate per hour is 4, budgeted production is 12,000, actual production is 15,560, actual hours is 74,000, actual overheads is 295, out of that 62,500 are fixed, overheads based on flexible budget are given, production units and total overheads required is analyze and calculate following overhead variances on the basis of above। so these variances are required, but for calculation of variance we need to understand the data first। for that we prepare the cost card। तो ओवरहेड का कॉस्ट कार्ड इस तरह का बनता है, बजट कॉलम, एक्चुअल कॉलम, एंड वॉट एवर इज गिवन लेट्स स्टार्ट नोटिंग डाउन हियर। बजट में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट स्टैंडर्ड का दिया हो तो बजट में लिख दिया, ओवरहेड रेट पर आवर दिया हुआ है 4 रुपीज़ यहाँ लिख दिया, इन दोनों को डिवाइड करके स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट आ गया विच इज़ 5। आउटपुट बजट के हिसाब से 12,000, एक्चुअल के हिसाब से 15,560, वर्किंग आवर्स एक्चुअल के हिसाब से 74,000, फिर एक्चुअल ओवरहेड्स है 295, उसमें से बोला 62,500 फिक्स्ड है तो बाकी का वेरिएबल है। फिर यहाँ पर ये बजट बोला है, फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट मतलब ये बजट कॉलम के लिए आपको यूज़ करना है, और इसमें फ्लेक्सिबल बजट मतलब चेंज इन ओवरहेड्स और चेंज इन यूनिट्स का रिलेशनशिप यूज़ करके आप वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड पता कर लीजिए। तो वेरिएबल ओवरहेड आ रहा है 15 और फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट आ रहा है 5, और टोटल में लोगे तो आ रहा है 12,000 into 5 करके 60,000। So if you have got this detail, now you can find the variances। Variable overhead efficiency variance formula is standard hour for actual output minus actual hours into rate standard variable overhead per hour। So if you see standard hour for actual output is 5, actual output is 15,560। If you can see I'm marking on the screen, आपको समझ में आ रहा होगा। और actual hours is given as 74,000, and then rate per hour, standard rate per hour is 15 is the rate per unit, divide by 5 is rate per hour। इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे आता है, इट इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर माइनस एक्चुअल रेट पर आवर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। सो स्टैंडर्ड रेट पर आवर 15/5, एक्चुअल रेट पर आवर कैसे आएगा 232,500 by 74,000 multiplied by actual hour is 74,000। The fixed overhead efficiency variance is copy of variable overhead efficiency variance, just the rate will change from 15/5 it has come 5/5। The fixed overhead capacity variance is what, actual hour minus budgeted hours multiplied by
budgeted hours multiplied by standard fixed overhead per hour. So actual hours is 74,000, budget hour is 5 into 12,000. Total hours budgeted में 60,000 है, into rate per hour लेना which is 5 by 5. So आ गया आंसर. अगर आपका प्रैक्टिस किया हुआ तो इजी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए ऐसे ड्राफ्ट करना पड़ता है. ये भी क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये कोई यूनिक नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी किया और पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, राइट. अच्छा, नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा. मुझे लगा कि ये आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ना एक अच्छा सा नया तरीके का एक कंस्ट्रेंट बना दिया है जिसको कैच करना थोड़ा सा टफ हो सकता है. तो इसमें ऐसे दिया हुआ क्या है, 3 प्रोडक्ट है ABC, 2 मटेरियल लगता है उसमें, जिसका आपको अवेलेबिलिटी बता दिया है और रिक्वायरमेंट बता दिया है, और फिर आपको बोल रहा है लेबर टाइम. फिर ये डेटा को मैं टेबल में ही बस जो जो मिलता गया मैं जॉट करता गया. मैक्सिमम अवेलेबल 5000 और 7500 मिला मेरे को, तो पहले इसको मैंने यहाँ पे जॉट कर दिया. अब उसके बाद बोल रहे हैं ये नया देखो, लेबर टाइम फॉर ईच यूनिट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी एंड 3 times दैट ऑफ सी. इसको कैसे लिखे, यही एक मेन चीज है, ठीक है. तो इसको जैसे अगर ए के लिए 1 लग रहा है तो बी के लिए कितना लग रहा होगा. तो ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, तो बी का हाफ लग रहा होगा. ए का अगर 1 है तो बी का हाफ होगा. एंड 3 times दैट ऑफ सी, तो ए का 1 है तो सी का 1/3 होगा. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना था. फिर एंटायर फोर्स ऑफ द फर्म कैन प्रोड्यूस द इक्विवेलेंट ऑफ 3000 यूनिट्स. सब मिलके 3000 ही बना सकते हैं, ओके. तो मिनिमम डिमांड ऑफ 3 प्रोडक्ट्स इज 600, 650 एंड 500 यूनिट्स. तो मिनिमम डिमांड आपको दिया हुआ है तीनों का, 600, 650 एंड 500. ऑल्सो द रेशियोज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मस्ट बी इक्वल टू 2:3:4. दिस इज अनदर न्यू कॉन्स्टेंट. रेशियो तीनों का 2:3:4 होना चाहिए. तो इसको हम लोग कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है. तो ये रेशियो बनाना भी थोड़ा सा टिपिकल काम है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे. फिर प्रॉफिट पर यूनिट दिया हुआ है 50, 50, 80, तो मैंने वो ऊपर में लिख दिया. रिक्वायर्ड है एनालाइज एंड फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. सो नंबर ऑफ यूनिट्स मान लेते हैं, ए का ए यूनिट्स, बी का बी यूनिट्स, सी का सी यूनिट्स. और ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले बना लेते हैं, मैक्सिमाइज प्रॉफिट इक्वल टू 50A, 50B, 80C. तो ये इजी है. सब्जेक्ट टू मटेरियल 1, 2 का बहुत इजीली बन जाएगा. 3A + 4B + 5C लेस देन इक्वल टू 5000. 5A + 3B + 5C इज लेस देन इक्वल टू 7500. तो दिस यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. अब लेबर टाइम को लेके ये आवर पर यूनिट अगर आपको पता चल गया, तो अगर इसका 1 है तो इसका हाफ है, इसका 1/3 है, ये आपका आवर पर यूनिट है, और टोटल आवर्स सब मिला के 3000 यूनिट्स का है. तो ये 3000 इज द इक्विवेलेंट यूनिट्स. दिस 3000 इज व्हाट, इक्विवेलेंट यूनिट्स. सो यू कैन से व्हाटएवर ए इज देयर, तो ए का ए यूनिट्स जितना भी होगा, ए में ए यूनिट्स है ना, बी में बी यूनिट्स है, सी में सी यूनिट्स है, तो A units will take 1 hour each, so total time will be taken as A into 1. B units will take half hour each. Since this is taking 1, this will take half. So B into half plus C into 1/3 is less than equal to 3000 आएगा. So this is the labor time equation. If you see, this is the labor time equation. Then minimum demand is there. तो मिनिमम डिमांड मीन्स ए का मिनिमम 600 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 600, बी का ग्रेटर देन इक्वल टू 650, सी का ग्रेटर देन इक्वल टू 500. तो ये भी इजी था. तो लेबर टाइम वाला थोड़ा सा टिपिकल था जिसको आपको सीखना है. और एक टिपिकल क्या है कि ऑल्सो द रेशियोज ऑफ नंबर यूनिट्स प्रोड्यूस मस्ट बी इक्वल टू 2:3:4. तो ये कैसे बनाएंगे हम लोग. तो इसमें 2:3:4 का रेशियो के लिए जैसे पहले A:B का रेशियो बनाना पड़ेगा. A:B का रेशियो कैसे बनता है, ये पूरा रेशियो का जो बचपन का पढ़ाई है ना, वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है. A:B:C को आप 2:3:4 जो देख रहे हो, इसको हम लोगों को 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा. A:B इज इक्वल टू 2:3 बोलना पड़ेगा, B:C इज इक्वल टू 3:4 बोलना पड़ेगा. तो A:B मतलब A/B इज इक्वल टू 2/3 बोलना पड़ेगा. A/B इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 2/3 बोलेंगे. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए के नीचे 2 आ जाए तो हाफ ए इज इक्वल टू B/3, 1/3 B, ऐसा भी बोल सकते हैं.
और दूसरा आप b इज टू सी इज इक्वल टू 3/4 अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, b बाई सी इज इक्वल टू 3/4 और इधर आ जाएगा 3, तो 1/3 ऑफ b इज इक्वल टू 1/4 ऑफ c। तो ये जो इक्वेशन बना है ये आपका यहाँ पे और कंस्ट्रेंट बन के आ गया। तो ये एक नया कंस्ट्रेंट था जो मुझे नहीं लगता कि कोई को क्लिक करता। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब बट आप हो सकता है कुछ करके आते, अगर कुछ नहीं आता तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। तो क्या करना है, जितना हो सकता है उतना करके आना है। एक दो कंस्ट्रेंट रॉन्ग हो जाएगा तो आपका एक राइट होता है, 2 राइट होता है, 3 राइट होता, कुछ तो मार्क्स मिलता है, ये पार्ट भी राइट हो जाता, यू कुड हैव गॉट 30-40% मार्क्स। और इसमें सिंस मिनिमम डिमांड का डाल दिया तो फिर नॉन नेगेटिव अजम्पशन का डालने का दरकार नहीं है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। मुझे लगता है पूरा चैप्टर, पूरा क्वेश्चन पेपर में यही एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा जो कि बच्चे को दिक्कत हो सकता है। नेक्स्ट सिमुलेशन का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, मोशन लिमिटेड यानी कि मोशन लिमिटेड एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट है, और इसमें क्या कह रहा है, अगर क्लाइंट वेट करेगा मोर देन 10 मिनट्स तो इट इज कंपनीज पॉलिसी टू फॉर द मैनेजर टू सी हिम पर्सनली एंड टू गिव हिम अ हॉलीडे वाउचर ऑफ ₹15 रुपये में हॉलीडे बनाएगा, कहाँ बनाएगा पता नहीं, बट ये कंपनी का पॉलिसी है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको देखना है ऑब्जर्वेशंस देखकर, टाइम टू डील विथ क्लाइंट्स, अराइवल का इंटरवल दिया हुआ है। डेमोन्स्ट्रेट हाउ वुड यू सिमुलेट द ऑपरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी बेस्ड ऑन यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स, और सिमुलेट द अराइवल एंड सर्विंग ऑफ 12 क्लाइंट्स एंड शो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हु विल रिसीव अ वाउचर। यूज लाइन 1 ऑफ द रैंडम नंबर्स बिलो टू डिराइव अराइवल पैटर्न, ये अराइवल के लिए और ये सर्विंग के लिए। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, बैंकिंग का, पेट्रोल पंप का, डॉक्टर का, उसी तरीके से बस अब ट्रैवल एजेंसी का सर्विस सिस्टम बनाना है और कुछ नहीं है। तो आपको 2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो 2 रैंडम इंटरवल बन जाएगा, और 2 रैंडम नंबर सीरीज दिया हुआ है तो 2 बार सिमुलेटेड डेटा आएगा, सिमुलेटेड अराइवल टाइम, सिमुलेटेड सर्विस टाइम। तो सिमुलेटेड अराइवल टाइम और सर्विस टाइम मैंने यहाँ पे निकाला, ठीक है। और फिर आपको एक फ्लो बनाना है, याद है ना, कस्टमर अराइव्स एट, सर्विस, कस्टमर अराइव्स एट, कस्टमर वेट्स फॉर, सर्विस स्टार्ट्स एट, सर्विस एंड एट, ये फ्लो है ना, कस्टमर अराइव्स एट, कस्टमर वेट्स फॉर, सर्विस स्टार्ट्स एट, सर्विस एंड्स एट, ये 4 कॉलम है। और यहाँ पर कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हुआ है तो अपने मान लेते हैं स्टार्टिंग टाइम इज 0, स्टार्ट एट टाइम 0, ठीक है। तो टाइम 0 पे स्टार्ट करोगे तो अराइवल टाइम क्या होगा, 0 + 1 1, फिर 1 + 8 करके 9, 9 + 8 करके 17, एंड लाइकवाइज ये पूरा अराइवल टाइम एंड तक आ गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, कस्टमर अराइव करने के बाद सर्विस लेगा, तुरंत नहीं लेगा, पहले वेट करेगा फिर सर्विस लेगा। तो पहला वाला कस्टमर को वेट करने का दरकार नहीं है, उसका सर्विस तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, 14 तक चलेगा, तो सर्विस एंड होगा 15 पे। अब सेकंड कस्टमर जो है उसका सर्विस कब स्टार्ट होगा, सेकंड कस्टमर जो है उसका सर्विस कब स्टार्ट होगा, उसका स्टार्ट होगा जब पहला का खत्म होगा, और सेकंड वाला आ कब गया है, 1 + 8 9 पे आ गया है, तो सेकंड वाला का स्टार्ट होगा 15 पर, क्योंकि पिछला वाला खत्म होगा तभी नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो आपका ये 6 वेट किया, उसी तरह से फिर 15 और 14 मिला के 29 पे खत्म। अब थर्ड वाला कब आ गया, 9 + 8 17 पे आ गया, इसको कब स्टार्ट होगा, 29 पे स्टार्ट होगा, तो कितना देर वेट किया, 17 और 29 से 12। और इसी फ्लो को आप कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे तो आपको सबका वेटिंग टाइम मिल जाएगा। पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई 10 मिनट से ज़्यादा वेट किया तो वाउचर मिलेगा, तो 10 मिनट से ज़्यादा 2 आदमी वेट किया तो 2 वाउचर देना पड़ेगा, विच इज़ फॉर क्लाइंट 3 एंड क्लाइंट 4। तो यही इसका आंसर कंक्लूड करना था और हो गया। इजी है बट आपको करके फिर से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी एक इजी क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पर्ट का क्वेश्चन है। आपको टीओ, टीएम और टीपी दिया हुआ है, तो इन तीनों से आपको क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोजेक्ट नेटवर्क बताओ और सारे पाथ्स निकालो।
फिर बोल रहा है एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालो, वेरिएंस निकालो एंड असेस करो प्रोजेक्ट लेंथ। तो सब बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद होगा, इसको करने के लिए सबसे पहले अपने टी निकालते हैं, विच इज़ एवरेज ऑफ ऑल थ्री बाय टेकिंग वेट ऑफ मोस्ट लाइकली एज 4 एंड रेस्ट दोनों का वेट है 1। तो टी निकाल लिया, टी ओ प्लस 4TM प्लस TP बाई 6 करके। फिर सिंस यहाँ पे वेरिएंस भी पूछा है तो बगल में SD निकाल लिया, विच इज़ TP माइनस TO बाई 6। वेरिएंस पूछा है तो SD स्क्वायर कर लिया। और फिर बोल रहा है प्रोजेक्ट नेटवर्क बनाओ, तो नेटवर्क डायग्राम बनाया, इजी नेटवर्क डायग्राम है। फिर बोल रहा है सारे पाथ्स निकालो, तो जितने पाथ्स है सब लिखे। उसका ड्यूरेशन में TE लेना है, यूज़ TE। यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम में TE को पुट करके जो ड्यूरेशन है वो निकाला, जो ड्यूरेशन है फिर वो निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, एनालाइज करना है बोल रहा है वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटी एंड असेस प्रोजेक्ट लेंथ। तो वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटी तो ऊपर में टेबल में एक बार में सजा के निकाल देंगे हम लोग, और एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन जो है वो आपका प्रोजेक्ट का अगर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना है तो दैट इज द क्रिटिकल पार्ट ड्यूरेशन विच इज 17, राइट। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटी इज हियर पार्ट 2 एंड एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन for each activity is also here part 2 and assess project length is this one part 2। तो 3 answers are here part 2 का। फिर part 3 में क्या बोल रहा है, part 3 में बोल रहा है कैलकुलेट करो standard deviation of the project length and critically assess probability that the project will be completed at least 3 weeks earlier or no more than 3 weeks later than expected time। तो पहले वेरिएंस आपको बोल रहा है निकालने, बेसिकली SD ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ निकालना है। तो SD ऑफ प्रोजेक्ट लेंथ निकालना है तो प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ ये रहा, इसका पहले वेरिएंस जोड़ लेना है विच इज़ 1 + 4 + 4। उसका फिर SD करने से SD ऑफ क्रिटिकल पाथ आ गया, दैट इज कमिंग 3। तो SD ऑफ क्रिटिकल पाथ में SD ऑफ एक्टिविटीज़ नहीं जोड़ता, वेरिएंस ऑफ एक्टिविटीज़ जोड़कर उसको रूट करके SD निकालते हैं। फिर उसमें 2 पार्ट बोल रहा है कि आप बताओ कि प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड 3 वीक्स अर्लियर देन एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम इज 17, कंप्लीट करना है 14, तो 3 वीक्स अर्लियर अगर कंप्लीट करना है तो ये एरिया हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बना के मार्क किया। और अब ये इसका आपको एरिया निकालना है, तो एरिया ही प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए स्टेप्स था कि पहले आप Z निकाल लो, तो Z इज इक्वल टू x माइनस x बार बाई सिग्मा। तो x इज 14 जिसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, x बार इज द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन 17 डिवाइडेड बाई सिग्मा इज 3, सो अकॉर्डिंगली दिस इज कमिंग -1। तो वो भी ये x प्लेन है, ये z प्लेन है, वो भी नीचे में बना दिया। और अब आपको क्या करना है, -1 से नीचे का एरिया लेना है। तो एरिया ऑफ x लेस देन इक्वल टू 14 इज इक्वल टू एरिया ऑफ z लेस देन इक्वल टू -1। सो इस एरिया को निकालने के लिए अपने को एरिया वैल्यूज चाहिए, क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है। एरिया ऑफ 0 to z, यानी कि 0 to z मतलब होता है ये 0 है तो टू z वैल्यू मीन्स अगर ये 1 का आपको निकालना है या -1 का निकालना है तो 1 का भी इधर भी सेम होगा, -1 का भी सेम होगा। तो 1 का जो एरिया है वो है 0.3413। तो आपको ये पता चल गया कि ये एरिया इज 0.3413 और हम लोगों को चाहिए वो वाला एरिया, उसके भी बाद वाला। तो ये टोटल एरिया होता है 0.5 में से 0.3413 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एरिया आ गया। अब उसी तरह से क्वेश्चन उल्टा भी घुमा के पूछा हुआ है, नो मोर देन 3 वीक्स लेटर देन एक्सपेक्टेड। इसका मतलब है ये एरिया आपको लेना है, 3 वीक्स लेटर देन एक्सपेक्टेड मतलब 20 तक जाना है तो वो 1 होगा। तो ये एरिया लेने के लिए यहाँ से 0 से 1 का वैल्यू 0.3413 है, तो ये पूरा का एरिया का वैल्यू क्या होगा, 0.5 + 0.3413 के हिसाब से 0.8413। फिर फोर्थ हम लोग का क्या बोल रहा है, इफ द प्रोजेक्ट ड्यू डेट इज 18 वीक्स असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मीटिंग द ड्यू डेट। इसका मतलब क्या है, अगर 18 वीक ड्यू डेट है तो नॉट मीटिंग द ड्यू डेट क्या होगा। सो 18 वीक अगर हम लोगों का ड्यू डेट है और नॉट मीटिंग द ड्यू डेट, नॉट मीटिंग द ड्यू डेट मतलब ये इसका ऑपोजिट, मीटिंग द ड्यू डेट मतलब विद इन द ड्यू डेट मतलब लेफ्ट साइड, नॉट मीटिंग द ड्यू डेट मतलब राइट साइड। तो वही सेम प्रोसेस, पहले आप z निकालोगे, z का वैल्यू इस बार आ रहा है 0.33 और z कैसे आता है, जो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है माइनस जिसका एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन है डिवाइडेड बाई SD करके आ रहा है 0.33 और उसका इस बार ग्रेटर देन लेना है, तो मतलब ये वाला एरिया लेना है। तो ये वाला एरिया मतलब 0.5 में से यहाँ तक एरिया माइनस करना है।
तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना है, 0.33 तक का 0.1293 है, तो 0.1293 यहाँ पे लेके माइनस कर दिया तो आंसर आ गया. Again, this requires lot of deep understanding and practice. Make sure you have revised it through your notes properly. And next, the last question. Again, maxima minima, जिससे आप घबरा रहे हैं, पता नहीं क्यों, बट घबराएंगे तो आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी. तो इसका प्रैक्टिस करिए, थोड़ा लेके बैठ जाइए एक दिन और अच्छे से सीख जाइए. बहुत बेसिक्स है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ भी नहीं है. तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है टोटल कॉस्ट और बोल रहा है ये जो दिया हुआ है दिस इज योर प्राइस फंक्शन और डिमांड फंक्शन, और बोल रहा है आपको निकालना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर वीक. ठीक है, और प्राइस निकालना है और टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकालना है. तो पहले प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा. प्रॉफिट फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, टी आर माइनस टी सी लेते हैं. तो टी आर के लिए चाहिए प्राइस इंटू क्वान्टिटी. तो अपने को यहाँ पे x इज इक्वल टू 600 माइनस पी बाई 8 जो दिया हुआ है ये डिमांड फंक्शन है, यानी क्वांटिटी फंक्शन है. इससे प्राइस निकाल दो. तो प्राइस आ रहा है 600 माइनस 8x और टी आर फंक्शन होगा p इंटू क्यू. तो 600 माइनस 8x इंटू क्यू मतलब x. तो इसको सॉल्व करके ही आ गया. तो टोटल कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है, तो टी आर माइनस टी सी करके आ गया प्रॉफिट. तो प्रॉफिट फंक्शन हमने पहले बनाया. अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो स्टेप्स है वो लगाने हैं, विच इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज डी पी बाई डी एक्स. उसका कैलकुलेशन किया, इक्वल टू 0 पुट किया और इक्वल टू 0 पुट करके इसको 0 पुट करके आप देखो एक आपका x का वैल्यू आ गया. और वो x का वैल्यू से ही हम लोग मान लेते कि ऑप्टिमाइज हो गया. इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालते हैं, विच इज डी पी स्क्वायर बाई डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी पी बाई डी एक्स. That is equal to d dx of 522 minus 18x. So accordingly this answer is coming as minus 18. Since this is less than 0, so therefore you can say it is maximized. You can say it is maximized. Maximize में less than 0 होना चाहिए. तो ये भी क्रॉस चेक सेकेंड ऑर्डर से हम लोग कर देते हैं. ये नहीं भी करो तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट ये कर देना भी सही है. फिर आपका x का वैल्यू आ गया. अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, आपको बोला है एनालाइज द ऑप्टिमल प्रोडक्शन पर वीक. तो आंसर इज 29. प्राइस पूछा है तो प्राइस इक्वेशन में बैठा दीजिए, और टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट पूछा है तो उसका इक्वेशन में बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा. और ये वाला तो फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है जो आप OM में करते हुए आ रहे हो. तो इसमें ओरिजिन ले लेना आपको 2018, और बहुत ईजी क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई इसमें टेंशन का चीज़ ही नहीं है. तो इसमें मैं कुछ भी आपको इनपुट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप OM में सीखते हुए आ रहे हो. आपको इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप इसको देख के कर लीजिए, अपने से कर लीजिए जैसा भी. राइट, सो दिस इज इट इन दिस स्मॉल एपिसोड ऑफ June 24. I hope you have enjoyed it, and please do share with your friends also who are struggling to solve this paper. And इसका बेस्ट बेनिफिट तभी आएगा जब आप अपने से करोगे. अगर अभी तक आप पहुँच गए और अपने से नहीं किए, बट अब बैठ के कर लो तो ही फ़ायदा मिलेगा. क्वेश्चन पेपर ब्लैंक इंस्टीट्यूट साइट से मिल जाएगा, उसको लेके पहले खुद से पूरा अटेम्प्ट करो और फिर चेक करो. इसी तरह से आगे का पेपर्स भी आते रहेगा, उसमें भी मस्ती से पहले पढ़ के आना फिर चेक करना तो ज़्यादा मज़ा आएगा. दैट्स इट. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. सी यू.